जलील साहब और बाकी सभी अराकीन का इस संघर्ष नगर के मैदान के ऊपर इस्तेकबाल करता हूं। यहाँ पर मौजूद जनाब नौशाद अली हैदरी साहब, जियाउर रहमान साहब, जानी भाई, सगीर भाई, इकराम भाई, शकील पटेल साहब, अजमत भाई, अताउल्ला भाई, मोहम्मद शफी सप्पू भाई और आप तमाम हजरात का मैं इस्तेमाल करता हूँ। अजीजान मिल्लत, अभी चंद दिनों से एक अल्फाज बड़ा मतलब ऐसे बांटा जा रहा है जैसे आपने चने फुटाने जेब में लेकर के घूम रहे हो और आपने किसी को भी उठा करके दे दिया। वो अल्फाज देशद्रोही का अल्फाज है। इस तरीके से बांटा जा रहा है जैसे चने फुटाने बांटे जा रहे हैं। अच्छा, तो इसने ऐसा कहा, इसको दो, ये देशद्रोही। अच्छा, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, इसको भी दो, ये भी देशद्रोही। बड़े अफसोस की बात है अज़ीज़ान मिल्लत, बड़े अफसोस की बात है कि आज देश प्रेम की और देशभक्ति की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जंग आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया। आज मुल्क से मोहब्बत की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जंग आजादी में अंग्रेजों की दलाली की। आज मोहब्बत की और मुल्क से वफादारी की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के अज़ीमुश्शान तिरंगे को लहराने से इनकार किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी वफादारी पे सवाल पूछने वाले सुनो, अगर कभी ऐसा हुआ, हम नहीं चाहते, हरगिज़ नहीं चाहते कि कभी ऐसा हो, लेकिन हिंदुस्तान पे अगर कोई दुश्मन मुल्क हमला करता है तो याद रखो हिंदुस्तान का एक एक नौजवान मुसलमान बारूद बनकर गिरेगा दुश्मन पर, बारूद बनकर गिरेगा दुश्मन पर, फिर चाहे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान क्यों न हो। ये हमारी मुल्क से मोहब्बत है, ये हमारी मुल्क से वफादारी है। अज़ीज़ान मिल्लत, जिस तरह के हालात आज मुल्क के हो रहे हैं और जिस तरीके से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा, दलितों के साथ जुल्म किया जा रहा, उस तरीके से अज़ीज़ान मिल्लत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पूरी ताकत से आपके साथ और सबके साथ मिलकर के इन देशद्रोही के जो अल्फाजों को इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत, वक्त की कमी है तो सबसे पहले मैं मेहमान खुसूसी शेर महाराष्ट्र जनाब इम्तियाज जलील साहब से कहूंगा कि वो आए स्टेज पर और अपने अल्फाज के। जलील साहब और बाकी सभी अराकीन का इस संघर्ष नगर के मैदान के ऊपर इस्तेकबाल करता हूं। अरे तो फुल कैसा उठाएगा, आवाज ही नहीं आ रही। सभी शहर कमेटी के लोगों से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए और बाकी लोग पीछे ही बैठे। स्टेज छोटा है, अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम में कार्यकर्ता कर दिया, बातिलों ने मुल्क को लाशों का जंगल कर दिया। छिन गई बूढ़े की लाठी आज इंसानों के बीच, छिन गई बूढ़े की लाठी आज इंसानों के बीच, बस इसी एक बात ने मुझको पागल कर दिया। वो आज एक पूरी जमात को, पूरी कौम को देशद्रोही करार किया जाता है बहुत ही आसानी के साथ। बार बार ये कहा जाता है अगर आप ये नहीं खाएंगे, अगर आप ये खाएंगे तो देशद्रोही, अगर आप ये पहनेंगे, ये नहीं पहनेंगे तो देशद्रोही, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, आप अजान धीमी आवाज में आपको देना होगा, बुरखे के ऊपर पाबंदी लाइए। ये सब ऐसे सवाल हैं जो पिछले कुछ सालों में हमें हर रोज इनका सामना करना पड़ रहा है और वक्त की जरूरत यह है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हिंदुस्तान का हर वो शख्स जो इस मुल्क की एकजहती के ऊपर यकीन रखता है, सेक्युलरिज्म के ऊपर यकीन रखता है, उसे खड़े होना होगा। मिल्लत, मैं बस एक शेर के साथ वारिस पठान साहब को आवाज दे रहा हूं। दादरी में अखलाक को शहीद कर दिया गया,
याकूब मेमन को 20 साल कैद में रखने के बाद फांसी दे दी गई। हमने हिंदुस्तान के कानून का इस्तेमाल किया। शायर ने कहा, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर, बहुत अच्छा किया दहशत पसंदों को सजा देकर। अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, अदालत तेरे हक में सबके होठों पर दुआ होगी, मगर हर एक हिंदुस्तानी तुझसे पूछता ये है, वो जो है गुजरात का कातिल उसे किस दिन सजा होगी, वो जो है गुजरात का कातिल उसे किस दिन सजा होगी। जनाब वारिस पठान साहब। आरिफ भाई, डर तो तब भी नहीं लगा था जब याकूब मेमन को फांसी दे दी, ना डर लगा अखलाक की शहादत पर, डर तो अब लग रहा है। अब अगर अपनी खोपड़ी सटक गई ना तो इस देश का नक्शा ही बदल देंगे। जो हमसे कहा गया था कि हम अख्तियार में आने के बाद काला धन लेकर आएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख जमा करेंगे, क्या जमा हुए? काला धन तो नहीं आया, मगर एक इतना बड़ा महंगाई का पहाड़ सबके गिर पर पड़ गया कि अब तो ऐसा लग रहा है भाई अच्छे दिन में इनकी कहानी छोड़ दे, अच्छे दिन तो मजलिस से इंशाल्लाह ताला आएगी तब आएंगे। ये ख्वाब दिखाना छोड़ दो, सिर्फ सियासती भाषण देकर तुम इख्तियार में आकर बैठे, पूरे देश को लूट लिया। आज अमीर जो है वो 2-3 जन ही अमीर बनते जा रहे हैं, बाकी पूरे देश के लोगों के अंदर एक ऐसा गरीबी का साया छाया है कि लोगों ने तो कहा कि सरकारी मनुष्य यार जब से आए कुछ धंधा ही नहीं है, काम ही नहीं है, कुछ नहीं है, जहां देखो सूखा पड़ रहा है। सूखा इतने सालों में कभी इतना नहीं आया, इनके आते ही आ गया। तो कहीं ना कहीं ये गलती तो है, और ये किसने गलती की इतनी बड़ी? जो उस वक्त सत्ता में बैठे 15 साल हमारे आपके वोटों को वोट बैंक समझ के लूटा। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की नपुंसकता का नतीजा है जो आज आप और हम सब बैठ के भुगत रहे हैं। को देखते हुए जिस तरीके से MIM द्वारा ये सभा रखी गई है, क्या समझेंगे? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब महाराष्ट्र के अंदर आई तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये तो हैदराबाद की जमात है, यहाँ पर महाराष्ट्र में चलेगी नहीं। 1.5 साल के अंदर आपने देखा है कि 2 आमदार चुनकर आए हैं, औरंगाबाद में हमारे 26 कॉरपोरेटर्स चुनकर आए हैं। अब चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने वाली है, लेकिन हम अपना लोहा मनवाने के लिए आए हैं। चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ लड़ेंगे नहीं, इंशाल्लाह जीतेंगे। हमारे साथ जिस तरीके से आज मुंबई में एक मीटिंग ली गई CM द्वारा, और पिछले वर्ष की अगर बात किया जाए तो ब्रीफिंग किया गया था, इस वर्ष क्या मीटिंग पे क्या निर्णय लिया गया? सब मीटिंग इसीलिए थी कि आज सब वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स थे, BMC के ऑफिसर्स थे, कलेक्टर साहब और CM साहब दोनों को इसलिए बुलाया गया था कि आने वाले दिनों में बकरीद है और गणेश चतुर्थी का त्यौहार साथ में, तो क्या तैयारी करना चाहिए। तो हमने ये बताया है कि अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि 80% जो गौरक्षक है वो एंटी सोशल एलिमेंट है। ये वो लोग हैं जो हमारे जानवर लेके जब आते हैं लोग उनको रोकते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारे जो लोग जानवर लेके आ रहे हैं वो ला सके। और हमने CM साहब से एक मुतालबा किया कि जिस तरह आप प्रदूषण पीरियड के अंदर जैन लोग का जो वो रहता है उसमें 2 दिन आप मांस खाना बंद करा देते हो मुंबई के अंदर, उसी तरह अगर भले आपने बीफ पे मेट लगाया, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऑर्डिनेंस निकाले और 3 दिन के लिए हमको बीफ काटने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हाईकोर्ट कहता है कि आप खा सकते हो मगर लाएंगे कहां से, आप हमको वो इजाजत दो। हमने ये मुतालबा किया सरकार से, मगर CM साहब ने कहा है कि उसका सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, इसको नहीं दे सकते। तो काफी मुद्दों पर चर्चा हुई कि किस तरह से मिलकर त्यौहार बनाना है। तो हमने कहा हमारी तरफ से तो कभी कोई तकलीफ आई नहीं है, लेकिन आप भी आपके पुलिस अधिकारियों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि वो हमारे बच्चों को हैरान नहीं कर और खुशी खुशी तक त्यौहार बनाए। साहब, आपसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके से MIM नागपुर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र कोर कमेटी जिस तरीके से MIM नागपुर के दोनों मंच में रही। देखिए, मजलिस में
हर कोई जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब और मजलिस के लिए ही काम करता है। आज के दिन आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर नदारत है, उसकी वजह ये है कि एक अहम मीटिंग आज के दिन कोर कमेटी की ऑर्गेनाइज की गई है। हम 1 अक्टूबर को मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, जिसकी परमिशन के सिलसिले में और उसकी प्लानिंग के सिलसिले में आज ही के दिन ये मीटिंग रखी गई थी। और यहाँ पर जो है लोग कोर कमेटी को देखने या सुनने के लिए नहीं आए थे, यहाँ पर वारिस पठान को सुनने के लिए और देखने के लिए आए थे। वारिस पठान यहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट। नागपुर में MIM की सीट कितनी? देखिए, हम कितने लड़ेंगे और कितने जीतेंगे ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, जो नौजवानों का जोश है, जो बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं, हमारी माएँ और बहनें हमारे साथ जुड़ रही है, उससे यकीनन एक अच्छी छाप छोड़ेंगे। आप देखिएगा, आएंगे तो खामोशी से तो जाएंगे नहीं, उसके अंदर एक अच्छा धमाका करके ही जाएंगे इंशाल्लाह।